बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है और ये बात बार बार गुज़िश्ता उस दिन से मेरा ख्याल है जब से इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। और कल रात जो सारी सिचुएशन हमारे सामने थी वो हमने आपके सामने रखी भी थी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो तैनातियाँ हैं उसके ऊपर पिटीशन दायर की गई थी और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था और 18 दिसंबर को बहरहाल उसकी दोबारा हेयरिंग होनी थी। लेकिन इस सबसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को टेकअप किया और क्लियर बात ये आ गई सामने कि भाई जो चीजें जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी हैं इससे अब लुक फॉरवर्ड होना है और आपने शेड्यूल दे देना है। मजीद बात इस पर नहीं होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन होना तय पाया है तो वो होकर ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि जिले इंतजामिया के अफराद की बहैसियत रिटर्निंग अफसर्स की तैनाती पर क्या सवाल है और इसमें मसला क्या है। ज़ाहिर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके अपने अपने तबसरे या तज्जिए या उनकी राय हो सकती है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा अपनी जिम्मेदारी दूसरे इदारों पर डाल देता है और खुद हाथ खड़े कर देता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल पे बहुत बात हो रही है। इस सारे तनाजुर में शायद अहम तरीन नुकता यह है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन की शफाफियत पर जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा शायद गंभीर भी है और उस पर बात करने की ज़रूरत भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन कैसा रहेगा, ये सवाल अहम है। और अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने जो पोस्चर लिया है उस पर भी जरा बात करते हैं। और फिर जिले इंतजामिया के अफराद की जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से तैनाती हुई है इस पर क्या मौकिफ है, क्योंकि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं कुंवर दिलशाद साहब, उनको मैंने जहमत दी आज के प्रोग्राम में, वो हमसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ निगरान सेटअप के हवाले से भी कुछ लोगों की ख्वाहिशात पर बात हो रही थी कि शायद ये तवील होना चाहिए कि कलील होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अब ये सारी बातें जो हैं दम तोड़ गई हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उस पर सियासी जमातों का क्या मौकिफ है कि अब उनको मिल भी रहा है या नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है। तारिक मतीन मुझे ज्वाइन करेंगे, अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, फैसल हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा कुंवर साहब से ही बात कर लेते हैं। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा, बताइए। हाँ कंवर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये हमेशा अपने कांधों का बोझ जो है दीगर इदारों पर डाल देते हैं और जो जिले इंतजामिया के ऑफिसर्स थे या ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी से जो लोग लिए गए, क्या खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे लोगों की तैनाती नहीं कर सकता था जो कि बिल्कुल पार्शियल हो, इम्पार्शियल लोग हो? देखिए, असूली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात ही नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि को इलेक्शन, मैं खुद रहा हूँ 7-8 साल फेडरल सेक्रेटरी रहा हूँ, लेकिन हमने अपने जराए वसाइल जो होते थे उसके जरिए हम अपनी ताकत मुवालिया करते थे। लेकिन मसला ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियारात ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, अगर वो किसी के खिलाफ एक्शन लेता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ज़ाब्ता इखलाक के बारे में एक्शन लेता है तो हाई कोर्ट उसको 24 घंटे में उस रात को बरी कर देती है। कई मामले ऐसे हुए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद बड़े बड़े अहम शख्सियात को उनको ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनको नाअहल करार दिया। लेकिन चंद घंटों में ही रात की शाम के 7 बजे 8 बजे ही अदालत ने उनको बरी कर दिया और इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी। आप कौन होते हैं इनको बरतरफ, आपको सस्पेंड करने वाले? तो इसका मकसद ये तो नहीं है ना कुंवर साहब, एक सेकंड कतई कलामी की माफी, इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि आप फैसले लेना छोड़ दें, आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें, इसका ये मकसद तो नहीं है ना। अगर वो हुक्म इम्तना ले लेते हैं, क्लियर हो जाते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी तो अपनी एक प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए ना। क्या फैसले करेंगे जनाब मोहतरमा, क्या बात करती हैं आप मुझसे? बात तो सबसे बड़ी अहम बात है कि हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट ही बनने दिया, कोई इख्तियारात ही नहीं दिए। हमारी पार्लियामेंट एक्ट में सारा मामला इख्तियारात के ऊपर है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया को ये इख्तियार दिया गया अगर कोई पार्टी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करे तो इंडियन इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को कलअदम करार दे सकता है और किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। ये फैसले दिए जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कहीं से भी लें, हमारी अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर ने कौन से शफाफ इंतखाबात करवाए हैं, ये जो हमारे तो दोस्त चले जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लें, तो अदलिया ने इलेक्शन करवाए 2013 में जिसमें सदर जरदारी ने कहा आरओ का इलेक्शन था। यही रिटर्निंग ऑफिसर थे जिन्होंने रेफरेंडम में जाली वोटों पर टेम्परिंग कर करके जनरल जियाउल हक को खुश रखा कि जनाब आपको 90%। लेकिन कौन साहब,
आप पूरी दुनिया को देखते भी हैं, वहां पे जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम करता है, जिस तरह से कंडक्ट करवाए जाते हैं, इलेक्शंस का इनेकाद होता है पाकिस्तान में, इसका कभी हमने सोच भी नहीं सकते शायद, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक अपने आप को एक्सरसाइज ही नहीं कर सका। देखिए 5 सालों में इलेक्शन कमीशन के पास, एक सेकंड कुंवर साहब देखिए बातें, चलिए आप ये बताइए, जब मैंने ये बताया कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी के बारे में एक्शन लेता है तो अदलिया उसको 2 घंटे में बरी कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? तो सर आप अभी भी तो इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन दायर की ना अदलिया के पास जाकर, उस वक्त भी कर दे कि भाई इस तरह ये हालात है, इन हालात के तनाजुर में ये नहीं हो सकती, या उस पर प्ली लेनी चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, या हाथ पे हाथ रख के इंतजार करना चाहिए। बताया मुझे पता है, ये सारे मीडिया जो होता है वो बिल्कुल नाबल्द है, मीडिया का कोई पता नहीं होता, वो पता दाएं बाएं से कागज खबरें इकट्ठी करते हैं, जाए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें, वो बताएंगे हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। सबको बताया गया, सबको बताया, हमने खुद जंग लड़ी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार दिए जाए, कोई इख्तियार नहीं है। इसके बाद अभी देखें डस्का की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक्शन लेने के लिए जब उनको चार्जशीट किया तो लाहौर हाई कोर्ट उनको बरी कर दिया और बुलाया एडवोकेट जनरल को, डिप्टी जनरल को दिया। इलेक्शन कमीशन कौन होता है इनको सस्पेंड करने वाला या इनको शो काज को नोटिस करने वाला? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कौन सी इख्तियार होता है? जब पाकिस्तान एक्शन लेता है तो एकदम कह जाता है इलेक्शन कुछ तो कोर्ट तो नहीं है, इनके पास तो कोई इख्तियारात नहीं है। तो ये सारी बातें आप बैठ के सोच समझ के तसल्ली के साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियारात दें, और वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ताहाल इख्तियारात के ही लिए आप बात कर रहे हैं ना कुंवर साहब, कि वो अभी भी उसके पास इख्तियारात नहीं है और वो इलेक्शन का इनेकाद करा रहा है, आप ये कह रहे हैं? वो बस ऐसे मजबूरी है ना, अब जगह जगह दर बदर फिर रहे हैं, क्या इख्तियारात उनके पास है? कोई इख्तियारात नहीं है। अब आप लोग हमारे जो सियासतदान है वो कहते हैं जी आपने अदलिया से लें, तो अदलिया ने कौन सी बड़े शानदार इंतखाबात करवाए पाकिस्तान के, बता दें आप। 1988 से लेकर 2018 तक किस अदलिया ने कौन से इलेक्शन करवाए हैं? यही तो तकलीफ है ना कि हर दफा ही इलेक्शन का इनेकाद जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। कुंवर साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साबित कमीशन ये कह रहे हैं कि इख्तियारात ही नहीं है, फिर आप हमसे सवाल किस बात पे कर रहे हैं? कह रहे हैं मेरे दौर में भी नहीं थे और इस दौर में भी नहीं है। इसी को डिबेट लेकर जरा आगे बढ़ेंगे और हालात पर, और फिर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है इस पर जरा बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल हुसैन साहब, तज्जियाकार हैं और ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, तारिक मतीन साहब एंकर पर्सन सहाफ़ी और तज्जिया पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। मैं गुफ्तगू का आगाज़ तारिक साहब आपसे करती हूँ, फिर फैसल साहब आपकी तरफ आती हूँ। तारिक साहब, बहुत सारे सवालात के बीच में शायद ये सवाल बहुत अहम हो गया कि कल जो कुछ हुआ, कैसे इलेक्शन कमीशन पहुंचा, फिर किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन थी और फिर ये सारा कुछ। अब इससे लुक फॉरवर्ड करना चाहती हूं मैं, ये इलेक्शन की पूरी जो बाज़गश्त थी, अब मलबा ये डाला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, वो तो दीगर और इदारों से मदद कर रहा है। तो फिर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल आज एक बार फिर उठा। ये उठा पेशीन में, गालिबन कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब हैं जो वहां के ACDC कमिश्नर क्या हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहां पर अपना एक वर्कर्स कन्वेंशन कर रही थी, उसकी कुर्सियां, उसका स्टेज, उसका साउंड सिस्टम जो था वो उस जिला इंतजामिया का हो गया और उन्होंने कहा जो तेरा है वो मेरा है, और वो लेकर चले गए। लेकिन लोग फिर भी पहुंच गए और लोगों ने पहुंचकर जमीन पर बैठ कर, और शुरका जो खिताब करने जा रहे थे उन्होंने खड़े होकर खिताब किया और कर दिया। तो बात यह है कि यही मामला लाहौर हाईकोर्ट के सामने था ना, जिसमें कहा जा रहा था कि ये लोग जो MPO दे रहे हैं, ये लोग जो गिरफ्तार कर रहे हैं, ये लोग जो परमिशन नहीं दे रहे, यही लोग जिनके सामने जाकर हमें कहना है कि हमें इस वक्त उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, यही लोग अगर इलेक्शन भी करवाएंगे तो कैसे इलेक्शन होगा? ये सवाल था। क्या अदालत के सामने ये सवाल था कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना करवाए जाए? नहीं था। क्या अदालत ने ये खुद कहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना करवाए जाए? नहीं कहा था। अदालत के सामने मामला सिर्फ किनके जरिए करवाए जाने हैं इनका था, लेकिन उसे नामालूम किस तरह से ऐसे पेंट किया गया कि ये तो जमहूरियत और इलेक्शन प्रोसेस डीरेल करने की कोशिश है। ये मैं हैरान हूं कि ये नतीजा निकलता कहां से है। क्या लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब
जस्टिस बाक़िर नजवी साहब जो है वो जमहूरियत डीरेल कर रहे थे क्योंकि फैसला तो उन्होंने दिया था। क्या कभी किसी वकील का अदालत से रुजू कर लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है या उस वकील के लिए तौहीन अदालत की वजह बन सकता है? मेरा तो सवाल यह है कि तौहीन अदालत किससे होती है? क्या जज साहब को कुछ कह देने से तौहीन अदालत होगी, या अदालत एक फैसला दे देगी और उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, इससे तौहीन अदालत होगी? क्योंकि वो अदालत जो सुन रही थी कि तारिक साहब इसमें कथा कलामी की मुझे माजरत दीजिएगा, देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाएं। अच्छा, वो अदालत जो कह रही थी मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्रायल नहीं हो सकता, उस अदालत ने एक बार पूछा नहीं कि इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के 5 जज साहिबान ने मुत्तफ़िका फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्रायल नहीं हो सकता। उस फैसले पर अमल दरामद कहां तक हुआ? अमल दरामद ना होना तौहीन है, अदालत ने अपनी तौहीन का भी नोटिस नहीं लिया। ठीक है तारिक साहब, आपका आर्गुमेंट आ गया। मैं इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन करना चाहती, लेकिन फैसल को जरा शामिल गुफ्तगू करूं, फिर मैं आपसे सवाल करती हूं। फैसल साहब देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ना, ये मैं तो अपने बचपन से सुन रही हूं, शायद आप सब भी सुन ही रहे होंगे कि यहाँ पर जब भी इलेक्शंस हुए हैं हमेशा 70 से ही ले लें आप, तो यही कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। अब इस बार जो है, पहले तो कहा RTS बैठ गया, फिर एक दफा ROs के इलेक्शन, और उससे पीछे चले जाए तो फिर और सारे डब्बे भी गायब हो गए, बीच में पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, इसकी जमानत कोई नहीं दे सकता, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम सॉरी बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि शोर होगा तो होना है इसके बाद भी। देखिए, बात यह है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इलेक्शन कमीशन पे तो ये इल्जाम आयद नहीं किया कि ये धांधली हुई है अगर इलेक्शन में, तो इसका जिम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन की बड़ी मज़ेका खेज बात है कि ये जब धांधली के जितने भी इल्जाम लगे, इसमें आज तक कभी किसी पार्टी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है पूरी पाकिस्तान की तारीख में जो है वो कभी नाम नहीं लिया। तो देखिए, जो आखिरी कोशिश थी पुरस्कार तौर पर इलेक्शन मुलतवी कराने की, वो कोशिश भी नाकाम हो गई। जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन ना कराने के लिए सवाए चीफ जस्टिस के अलावा तमाम क्वार्टर जो है वो राजी हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस काबू में नहीं आ रहे। तो बहरहाल वो चीज सामने कल आ गई। चीफ जस्टिस ने जो कहा था कि इलेक्शन जो है पत्थर पे लिखी लकीर है, 8 फरवरी को होना है। गालिब तरीन इम्कान यही है कि अब कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं होता खुदा ना खास्ता इस मुल्क में, तो इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएंगे। लेकिन बड़ी मज़ेका खेज बात है वो ये कि जिन जमातों के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, वो जमातें इलेक्शन से राय फरार चाहती हैं, और जो जमातें इस वक्त अताब में है वो इलेक्शन में जो है वो जाना चाहती हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में भी जो है वो बड़ी पहली दफा शायद जो है वो देखने में आ रहा है। अब इलेक्शन जो होने जा रहा है, हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि इलेक्शन ही हो, ये सिलेक्शन में जो है वो तब्दील ना हो जाए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप ये जो दुआओं पे मुल्क चला रहे हैं ना, मैं इससे भी बड़ी परेशान हूँ। क्रिकेट टीम दुआ पे चल रही है, मईशत दुआ पे चल रही है, इलेक्शन दुआ पे चल रहा है, फिर वजीर आजम भी दुआओं के तुफैल बन जाते हैं। तो दुआओं से निकल के कुछ और कारगरी करने की शायद जरूरत पड़ेगी। तारिक, आप जो सवाल उठा रहे थे, मैं सिर्फ एक बात सना एक बात कह दूं, हम और आप भी दुआ पे ही चल रहे हैं। ये भी सही है। तारिक साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, जिसका भी आप तस्करा कर रहे थे, एक सियासी जमात, ये इस पर खुद मैंने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक नाइक को सुना, दीगर और लोगों को सुना। उन्होंने कहा देखिए, अगर किसी के साथ भी उसको पाबंदे सलासल करके उसको रोक कर उसके आगे बंद बांध कर इलेक्शन करवाया जाएगा तो वो तो क्वेश्चन होगा। ये बात आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा किसको नहीं है? देखिए, मैं तो कल मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे हमें भी शिकवा है। मरियम औरंगजेब साहबा बहुत सारी जगहों पे कह रही थी हमें शिकवा है, आप हमसे पूछे पंजाब में क्या हो रहा है। तो यहाँ तो शिकवा सभी को है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तारिक, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार तक नहीं। आगे बढ़ने से पहले फैसल साहब ने नुक्ता उठाया था, मैंने उठाया था, हमारे कुछ दोस्तों ने उठाया था। नॉर्थ नाजिमाबाद कराची ब्लॉक L एक बच्चा अगवा हुआ था। मुझे नहीं पता कि अब तक इस शहर की पुलिस ने, इस शहर की इंतजामिया ने क्या किया है। एक और ताजा खबर आई है, गरीबाबाद अंडरपास के पास एक खातून से पर्स छीनने की कोशिश हो रही थी। वो खातून जो है वो जान से कही है इस शहर में हम लोग सिर्फ डाके, भत्ताखोरी और पुलिस की अपनी वारदातों में मरने के लिए रह गए। अब आगे आ जाइए, देखिए ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, मुस्लिम लीग नून का ये शिकवा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये तो इंतहाई हैरानकुन है। इसलिए कि मुस्लिम लीग नून को तो इस वक्त फील्ड ऐसी मिल रही है कि अब बस फील्ड उनके घर पहुंचना रह गया है, वगरना अंगूठा
कैसे लगेगा वो भी उन तक पहुंचता है, उसके बाद कबूतर कैसे पहुंचेगा वो भी उन तक पहुंचता है, हेलीकॉप्टर के बाद जो पुलिस का अफसर है, जो जिले का अफसर है, वो भी उन तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद हर फैसला उन तक पहुंचता है। तो अब यही रह गया कि फील्ड उनके घर तक पहुंच जाए, क्योंकि वो जो घर है वो बहुत बड़ा है, अड्डा प्लॉट से आगे जाती उमरा में वो बहुत बड़ा घर है, उस घर में फील्ड भी पहुंच सकती है। ठीक हो गया, तारिक का आर्गुमेंट आ गया, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल शायद इससे आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात हमने यहाँ तक कर ली है, लेकिन इलेक्शन के इनेकाद तक जो सूरत हाल बन रही है, इसमें सियासी जमातों का एक दूसरे के ऊपर लान तान के अलावा कोई मंशूर टाइप का आप लोग देख रहे हैं कि ये कोई बात भी कर रहे हैं अवाम के लिए? क्योंकि इलेक्शन का असल मकसद, जो दुनिया भर में इलेक्शन होता है वो तो अपने मंशूर पे बात करते हैं, यहाँ पे ये बात होती है कि उन्होंने ये नहीं किया और उसने ये नहीं किया और इसने भी ये नहीं किया, इसलिए हम शायद कुछ कर जाए, लेकिन अपना मंशूर शायद मुझे अभी तक किसी का डिस्कस होते हुए नहीं दिखाई दिया। एक ब्रेक शामिल कर और फिर मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल हुसैन साहब और तारिक मतीन साहब। तज्जिया पेश कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर। फैसल साहब, ये मामला तो अब ज़ाहिर टल ही गया ना कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, ये वाली क्लियरेंस हमारे पास आ गई। अब बर्फबारी हो या सर्दी ज़्यादा पड़े या आई एम सॉरी लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जिसकी बात की जा रही थी, जैसे आपने भी कहा कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या नहीं हो जाता, तो क्लियर है चीज़ें कि ये इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो सियासी जमातें जल्द से जुलूस कर रही हैं, आपने किसी से सुना है कि किसी ने कभी अभी तक अपना कोई मंशूर पेश किया हो कि भाई हमारे पास ये रोड मैप है, हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, अवाम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे? या अभी तक आपने भी वही सुना है जो मैंने सुना है कि उसने ये किया और उन्होंने दोबारा आना है और फिर एक ने अंदर जाना है और फिर दोबारा अंदर जाकर वापस आना है, यही सब चल रहा है अभी? वैसे सब पाकिस्तान की सियासत तो वैसी भी है ना, अंधी तकलीद की सियासत है। यहाँ मंशूर की कोई अहमियत है नहीं, आम आदमी के नज़र में भी, सियासी कारकुनों के नज़र में भी कोई मंशूर की अहमियत नहीं है। सियासी जमातों का फोकस क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड, कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिल जाए। अब इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड कहते कैसे हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की गोद को, इस्टेब्लिशमेंट की आगोश को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। इस मुल्क में सारी सियासी जमातों का जो लड़ाई है, जो मतमा नज़र है, वो एक लकाती एजेंडा है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद जो है वो हमारे पर आ जाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें जो है वो गोद में ले ले। तो इस वक्त जो जमातें इस्टेब्लिशमेंट की गोद में वो खुश हैं, जो जमातें इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं चढ़ सकी हैं, किसी वजह से चढ़ के उतर गई हैं, वो ये कहती हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। यही है इस मुल्क की सियासत, यही है इस मुल्क का इंतखाब, यही है इस मुल्क का आइन, यही है इस मुल्क का कानून, यही है पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने का तरीकेकार। जो सियासी जमातें, अब मिसाल नून लीग चढ़ गई, अब नून लीग गोद में चढ़ जाए, जो जमात अगर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ जाती है तो पूरी कोशिश करती है, जैसे नहीं बच्चा होता है, एक बच्चा माँ की गोद में चले जाता है, दूसरा बच्चा कोशिश करता है कि मैं भी आऊं, तो जो गोद में बच्चा होता है आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जब आप ये बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं एक, आप और हम सब ज़ाहिर आम लोग हैं, आवाम के दरमियान बैठते हैं, ये जो लाडला, ये जो अच्छा बच्चा और आज ये वाला बच्चा अच्छा और कल वो वाला बच्चा अच्छा, इस यही करना है, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज तो बड़ा मतलब आई एम सॉरी मैं कह रही हूँ नेशनल टीवी पर, लेकिन फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, मेरा ख्याल है। क्यों हम सबको एक पूरे उससे गुजारते हैं, आप प्रोसेस से गुजारते हैं? अगर यही सिलेक्शन होनी है तो फिर फेयर इनफ, मामला खत्म करें ना। फिर सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि मगरिब के बाद फॉर्म 45 जो है उनको दस्तखत करके मिल जाए, यही होगा। 18 में भी मिल गया था, 24 में भी जो है वो। लेकिन देखिए फैसल साहब, अगर हम फेयर तज्जिया करें ना तारिक साहब, देखें जो 18 के इलेक्शन में हुआ था, बड़ा जैसे कहते हैं ना नुश्ता दीवार था लोगों के लिए, और मेरे और आपके प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ बैठकों में हमें पीटीआई के लोग कहकर जाते थे कि अगला वजीर आजम इमरान खान है, आप लिख कर रखें। मैं बहुत अरसे 2014 से ही बहुत सारे लोग इस बात पर कन्विंस थे। अब ये एक आरओएस का इलेक्शन हो गया, फिर एक आरटीएस का इलेक्शन हो गया, फिर एक लाडले का इलेक्शन हो गया, अब ये कौन सा इलेक्शन होने जा रहा है तारिक मतीन? अच्छा, वैसे ये जो है ना 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठने से एक जमात को जो हुकूमत में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको फायदा हुआ, या ये कि इमरान खान लिख के रख ले अगला वजीर आजम होगा। तो 2018 के इलेक्शन से पहले तमाम सर्वे किसके हक में थे? ऑब्वियसली पीटीआई के हक में थे, पीटीआई के हक में थे। अब जबकि एक और जमात के बारे में कहा जा रहा है उनका वजीर आजम होगा, लेकिन तमाम सर्वे अब भी किसके हक में है? अगेन पीटीआई के हक में है।
तो ये हकीकत है, एक इस हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। ठीक हो गया। दूसरा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेकिन तारिक एक मिनट, अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक जाए ना, हम तबसरा ही कर रहे हैं ना। देखिए ये बात तो आप भी मानेंगे कि सहूलतकारी हुई थी, फेवरेटिज्म था, ऐसा तो नहीं था कि सारा कुछ ही सर्वे पे चल रहा था। सर्वे तो परवेज मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ के लिए जो सर्वेज थे आपको भी पता है, वो लग ही रहा था कि सारी जिंदगी परवेज मुशर्रफ साहब ही शायद मुल्क को चलाएंगे। सर्वेज तो और दीगर लोगों के नाम में अभी लेना नहीं चाह रही, उनके हक में भी बड़े हैं। तो ये बता देना मुझे कि फिर सर्वेस के ऊपर काम कर रहे हैं हम या रियलिटी बेस पे कुछ कर रहे हैं? मैं उसी पर आ रहा। हाँ। एक शख्स इख्तिदार से निकाल दिया गया, उस शख्स के बारे में यही बात हो रही थी ना कि ये गालियां दे रहा है, ये मीर जाफर कह रहा है, ये मीर सादिक कह रहा है, ये गद्दार कह रहा है, और वो शख्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी धुतकार दिया गया है। यही हो रहा था ना, और वो इख्तिदार से निकल के सबको इल्जाम दे रहा था, और पंजाब में उसकी हुकूमत भी नहीं थी। फिर जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, जहां 20 सीटें थी, जहां वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भी कर रहा था, और जहां वो जो मुल्तान में बहुत बड़ी फूड फैक्ट्री है, उन्होंने जो चीजें बताई थी, उसके बावजूद भी क्या हुआ, मैंने और आपने क्या देखा? ये जो कराची में आमिर लियाकत मरहूम का हल्का था, इस हल्के में तमाम जमातें जो कराची की भी थी, वो तमाम जमातें एक हो गई थी। और क्या महमूद मौलवी को मैं और आप उससे पहले जानते थे? क्या हुआ था उसका नतीजा? उसका नतीजा क्या हुआ था? उसके बाद जब वो 9 लोगों में खड़ा हुआ तो क्या हुआ? 17 जुलाई को क्या हुआ? उसके बाद उसने जो जलसे किए, उन तमाम जलसों में क्या हुआ? उसके बाद अब जब उसकी जमात में रुकावटें, लाठियां, गोलियां, कंटेनर सब कुछ मौजूद है, जलसा गाह में पानी छोड़ना मौजूद है, तो अब भी उसकी जमातों के जलसे हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, उसकी जमातों के लोगों को 3000 के करीब एमपीओ देकर उठा लिया गया है। और अब भी वो यही है ना, मैं उनके साथ सिंपैथी रखती हूं तारिक, बिल्कुल ठीक है जो हो रहा है, सियासी जो भी जिस तरह कभी, मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रहा, सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूं कि जरा सा देखिए तारिक, जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें आई एम सॉरी लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल ही होता है कि सारी ऐनकें उतार के रखनी चाहिए और क्लियर पिक्चर दिखानी चाहिए। देखिए किसी एक के साथ बुरा हो रहा है तो पिछले अदवार में बाकियों के साथ भी बुरा हुआ है। बेनजीर की भी इसी मुल्क में शहादत हुई है और उसके बाद इलेक्शंस भी हुए हैं, फिर सिंपैथी वोट भी पड़ा है। मैं उसी बुरे पर आ जाता हूं, मैं उसी बुरे पर भी आ जाता हूं। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठा था, आरटीएस बैठते वक्त तो ये खबरें मैं, आप, हम सब, फैसल साहब, हम स्क्रीन पर थे। रात 1 बजे के आसपास, मैं थोड़ी देर में दोबारा ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा, रात 1 बजे के आसपास जब आरटीएस बैठने की खबरें आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी 116 और मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी, वो जब सुबह वापस नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून की सीटें बढ़ी थी। ख्वाजा आसिफ कैसे जीते थे? किसको फोन किया था? किसने बताया था कि ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ? रात को राना सनाउल्लाह हार चुके थे और सुबह राना सनाउल्लाह जीते हुए थे। डॉक्टर निसार चीमा रात को हार चुके थे, सुबह डॉक्टर निसार अहमद चीमा जीत चुके थे। क्या ये बातें हमारे सामने की नहीं है? ये बातें हमारे सामने की है। आरटीएस बैठने का नाम लिया जाता है, आरटीएस बैठने से फायदा उस जमात को हुआ था जो मजलूम बनती है। हमारे यहाँ, एक मिनट रुकिएगा, एक और चीज सुन रहे हैं। हमारे यहाँ होता है कि एक शोर मचाया जाता है और उस शोर पे ही तमाम बिल्डअप होता है। हमारे यहाँ बार बार कहा गया कि बीआरटी के गढ़े, बीआरटी पेशावर के खड्डे, और दूसरा वो बस चलती कम है जल्दी ज्यादा है। 4 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स पाकिस्तान में मेट्रोज को मिले और चारों उसी बीआरटी पेशावर को मिले। तारिक साहब देखिए, एक चीज बनाई जाती है और उस बनी हुई चीज का हवा है। अच्छा ओके फाइन, ठीक है, चलें मैं इस आर्गुमेंट को लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। फैसल साहब, ये जो आर्गुमेंट तारिक दे रहे हैं ना कि अब जाहिर है उनकी बात से या तबसरे से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इस वक्त जो सबसे बड़ा गर्दाब है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सॉरी पीटीआई को पड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर है उनके चेयरमैन पाबंद सलासल है और बाकी सारे मामला भी उनके लिए सरफेस पे अच्छे नहीं है। लेकिन फिर ये जो बाकी सियासी जमातें हैं, आपको लगता है कि इनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और अब इनको कम से कम जो भी सूरत हाल है खेलकर या सिलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर कुछ दिखाना पड़ेगा मंशूर के साथ भी, और वो पुरानी जो लानतान वाली सियासत है उससे दामन छुड़ाना होगा इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर? देखिए ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सियासी जमातों ने जो वतीरा है, और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो अवाम है ना। अवाम बात नहीं करते ना कि मंसूर की, अवाम नहीं पूछते ना। इस पर किसी सियासी जमात के मरकजी लीडर से भी मालूम करें। अब नवाज शरीफ साहब से पूछें कि आपकी पार्टी का मंसूर 2018 में क्या था, उन्होंने भी अपनी पार्टी का मंसूर नहीं पढ़ा होगा। जरदारी साहब ने भी अपनी पार्टी का मंसूर नहीं पढ़ा होगा। इस कौम को जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का एक नारा था, वो आज तक इस कौम को पता है। आप बताएं कि इनका इस पीपल्स पार्टी का नारा क्या है 20 साल के अंदर? मुस्लिम
लीग नून का नारा क्या है 20 साल के अंदर, एमकेएम का क्या नारा है 20 साल के अंदर, कुछ पता है इस कौम को? हर दफा एक मंशूर, तो जो मंशूर कमेटी बनती है पार्टी की लीडरशिप भी वो आपको मंशूर नहीं पड़ती, आम आदमी का भी कोई मंशूरों में जो है इंटरेस्ट नीला, अंधी तकलीफ की हमारे मुल्क में जो है ठीक हो गया फैसल, वो सियासत हो रही है। ठीक है, आपका आर्गुमेंट आ गया क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है। लास्टली कमेंट कर दें तारिक साहब, अगर सूरत हाल यही बनी रहती है बावजूद इसके कि सियासी जमातें तकाजा कर रही हैं कि पीटीआई को भी दे दो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकियों को तो दे ही रहे हो अगर, तो आपको लगता है कि इस सब के बाद वो जो इलेक्शन पे अभी थोड़े बहुत शुकूक व शुबात हैं वो कम हो जाएंगे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला किसी हद तक हल होता है पीटीआई के लिए स्पेशली? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इससे क्या मैं और आप इनकार कर सकते हैं? और अगर नून लीग को भी शिकवा है तो नून लीग को भी मिलनी चाहिए, एमक्यूएम को भी मिलनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मिलनी चाहिए। कराची में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एमक्यूएम को बड़े शिकवे हैं और उनमें से बाज हल्का बंदियों के हवाले से बड़े जायज हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए और उसके बाद इंतखाबात का जो मैदान है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। इस वक्त एक और बहस हो रही है कि अगर कोई वजीर आजम बनवा दिया जाएगा तो वो मनवाया कैसे जाएगा, और वो 20 महीने के बाद जा चुका होगा। ठीक हो गया तारिक साहब, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह जरा आगे इलेक्शन के साथ साथ आप लोगों का तबसरा और तज्जिया हम लेते रहेंगे, कराची की सियासत पर भी, हालात पर भी नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल हुसैन। तारिक मतीन कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए नहीं होनी चाहिए, हम तो डिमांड कर रहे हैं सारी सियासी जमातों के लिए होनी चाहिए, लेकिन फैसल साहब ने कहा कि ये जो सियासी जमातों के मंशूर हैं, इन्होंने, इनके अकाबरीन ने, इनके तमाम तर जो लोग हैं, सरबराहान हैं, इन्होंने पढ़े भी हैं कभी या नहीं, क्योंकि अभी तक पेश तो नहीं किए मां सिवाय लानतान के एक दूसरे के ऊपर, जो कि सियासी जलसों में हमें दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।